नमस्कार, मैं हूं राहुल राजपूत। दो टूक की शुरुआत करते हैं। दिल्ली धमाके की जांच में रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं। बताया जा रहा है कि आतंकी 200 बम से 26/11 जैसे हमले की साजिश रच रहे थे, लेकिन खुफिया एजेंसियों की सख्ती के चलते आतंकी अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो सके। आतंकियों का मकसद धार्मिक स्थलों पर हमला कर देश में सांप्रदायिक तनाव फैलाना था। इसके लिए उन्होंने कश्मीर के पुलवामा, शोपियां और अनंतनाग के कुछ डॉक्टर्स को चुना ताकि वो बिना रोक टोक कहीं भी जा सके। दिल्ली ब्लास्ट को बीजेपी ने दुर्भाग्यपूर्ण बताया और एक बार फिर आतंकियों को जड़ से खत्म करने का संकल्प दोहराया है। तो वहीं समाजवादी पार्टी ने दिल्ली ब्लास्ट को लेकर केंद्र सरकार और खुफिया एजेंसियों पर सवाल उठाए। हालांकि जानकार मानते हैं कि खुफिया एजेंसियों की मुस्तैदी से बड़ी साजिश नाकाम हुई है। दो टूक में करेंगे चर्चा, पहले सुनते हैं बयान। निश्चित तौर पे कोई भी घटना जो हुई है वो दर्दनाक है, दुर्भाग्यजनक है और ये सही है कि सरकार बनने के इतने दिन बाद कोई भी इस तरह की घटना नहीं हुई थी, जबकि ये पहली घटना है। निश्चित तौर पे दुर्भाग्यजनक तो है ही, लेकिन हम बताना चाहते हैं कि निश्चित तौर पे अब कोई भी इस तरह का मंसूबा हम कामयाब नहीं होने देंगे और आतंकवाद को दफन करके मानेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये घटना बताने के लिए पर्याप्त है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में देश की राजधानी दिल्ली भी अब सुरक्षित नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में खुफिया एजेंसियां जो हैं वो फेल हो चुकी हैं और भारतीय जनता पार्टी की सरकार सिर्फ और सिर्फ इधर उधर की बातें कर रही है। इस घटना में जो लोग भी दोषी हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। आतंकवादी कुछ प्रमुख मंदिरों पर भी धमाके करना चाहते थे। यदि ऐसा होता तो उसके नतीजे बहुत ही गंभीर हो सकते थे। ज़बरदस्त सांप्रदायिक तनाव फैल सकता था, सांप्रदायिक दंगे भड़क सकते थे। इसलिए इनके मंसूबे निहायत ही नापाक थे और समय रहते जो कार्रवाइयाँ पुलिस फोर्सेस के द्वारा की गई हैं उसके कारण ये बहुत सी बड़ी बड़ी घटनाएं होने से बच गई। कहा तो यहाँ तक जाता है कि अयोध्या का मंदिर और विश्वनाथ मंदिर सब इनके निशाने पे थे। ऐसा यदि कुछ भी दुर्भाग्यपूर्ण कोई प्रयास भी करता है तो उसके बहुत ही गंभीर नतीजे देश की सुरक्षा के लिए होंगे। और ऐसे में बड़े सवाल, 26/11 वाला था प्लान, आतंकियों के मंसूबे नाकाम। खुफिया एजेंसियों की मुस्तैदी, व्हाइट कॉलर मॉड्यूल बेनकाब। पाक में आतंकियों का ठिकाना सांप्रदायिक तनाव था फैलाना। डॉक्टर गैंग की खुली सच्चाई, पाकिस्तान की साजिश सामने आई। इन्हीं सवालों के साथ मेहमानों से चर्चा। अपर्णा दीक्षित, प्रवक्ता बीजेपी, कीर्तिनिधि पांडे जी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, प्रदीप सिंह जी, प्रवक्ता कांग्रेस, डॉक्टर आनंद कुमार जी, रिटायर्ड आईपीएस अधिकारी हमारे साथ जुड़े हैं। आप सभी मेहमानों का स्वागत है। अपर्णा दीक्षित जी, बीजेपी की सरकार नाकाम जिस तरीके से बम ब्लास्ट हुआ या जो ब्लास्ट हुआ, बीजेपी की सरकार नाकाम इधर उधर की बातें कर रही है, खुफिया एजेंसियां नाकाम, ये धमाका इसलिए दिल्ली में हुआ, यह आरोप समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता का था। देखिए, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता कुछ भी कहें, लेकिन ये जितने भी बुद्धिजीवी वर्ग है पूरे देश में वो ये मान बैठा है कि योजना कुछ और थी और जल्दबाजी में इन लोगों से आधा अधूरा बम पैनिक अटैक में जो उमर बैठा हुआ था उसने कर दिया और ये कहीं ना कहीं इस तरीके की बड़ी घटना को अंजाम देना चाह रहे थे और हमारी सुरक्षा एजेंसियों की वजह से ही ये रोका गया है। आपको शायद देशवासियों को ये कहीं ना कहीं सोशल मीडिया जो चलाते होंगे, एक्टिव होंगे, उनको ये बात याद होगी राहुल जी कि बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो इस डिबेट में भी नहीं बताई जा सकती क्योंकि ये सुरक्षा की दृष्टि से है। लेकिन सिर्फ कहना यह है कि इस मुद्दे पर अगर राजनीति ना होना राहुल जी तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि ये देश का मामला है और इसको बहुत ही गंभीरता से लेने की आवश्यकता है। इसको ये बार बार मुखर उड़ाया जा रहा है कि हर चुनाव से पहले, ये सब बहुत ही निंदनीय है। बहुत ही घटिया मानसिकता के ऐसे लोग हैं जो इस तरीके की चर्चा भी कर रहे हैं, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि इस तरीके की चर्चा भी होनी चाहिए। जो घटिया मानसिकता के लोग राजनीति में अपनी रोटियां सेक रहे हैं उनको मुंह बंद कर लेने की जरूरत है इस विषय पर, क्योंकि कोई भी सरकार हो वो इस तरीके का अपने ऊपर लालचिन लगाने देना नहीं चाहेगी। ये सब बेकार की बातें हैं। कुल मिला के जिन आतंकियों ने हमला किया है
उन आतंकियों के पीछे क्या रहा है, उसका क्या उद्देश्य है, इसको स्पष्ट होने में वक्त लगेगा। और इस पे वक्त जो लिया गया है, जो कुछ भी सामने आया है, वो मीडिया के सामने धीरे धीरे आएगा। एकदम से हर चीज नहीं बताई जा सकती। और मैं एक प्रवक्ता होने के नाते, जिम्मेदार पार्टी के प्रवक्ता होने के नाते, मुझे लगता है इस डिस्कशन से हमें बचना चाहिए और सिर्फ ये करने की जरूरत है कि हमारे देशवासियों ने अभी भी एकजुटता दिखाई है। और जिस प्रकार से हम एकजुटता दिखाते आ रहे हैं, पहलगाम हमला हो या फिर ये दिल्ली ब्लास्ट हो, इतनी जल्दी में इतने 2 ब्लास्ट हुए, उसमें कहीं ना कहीं ये जो खींच है ना, बाहर के लोगों की जो जिहादी मानसिकता रखते हैं, ऐसे लोगों की जो खींच है, वो सामने साफ साफ दिख रही है। उनको लगता है कि ये अस्थिर कैसे किया जा सके पूरा देश, जो सरकार स्थिर चल रही है, पूरा देश आगे बढ़ रहा है। 8 व्यवस्था के मामले में देख लीजिए, कीर्ति निधि पांडे जी, जो अब तक बातें सामने आई है, 26/11 जैसा हमला करने की पूरी कोशिश, 200 बमों को दागना था इन्हें और धार्मिक स्थलों को निशाना बनाना था, सांप्रदायिक तनाव को फैलाना था, लेकिन कहा जा रहा है कि नाकाम। जो दिल्ली में हुआ वो सबने देखा। आप लोग कह रहे हैं कि आतंकी के कारनामे नाकाम नहीं, सरकार नाकाम हो गई, सुरक्षा एजेंसियां नाकाम हो गई। देखिए राहुल, दिल्ली बम ब्लास्ट की घटना बेहद निंदनीय है और दुर्भाग्यपूर्ण भी। जिन लोगों की जाने गई, उनके प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। जो लोग बचे हैं, घायल हैं, जल्दी स्वस्थ हो इसकी कामना करते हैं। लेकिन आपको याद होगा कि जब देश के अंदर नोटबंदी हुआ तो देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था, पूरे देशवासियों को भरोसा दिया था कि नोटबंदी से आतंकवादियों की कमर टूट जाएगी और इस देश के अंदर आतंकवाद समाप्त हो जाएगा। और ये इशूज 2014 से लगातार देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ये बात कहते हैं, आतंकवाद। लेकिन आपको याद होगा, चाहे पठानकोट की घटना हो, चाहे पुलवामा की घटना हो, चाहे पहलगाम की घटना हो, चाहे दिल्ली के लाल किले पे ब्लास्ट की घटना, राजनीति तो कोई नहीं करना सकता। ये भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता कर रहे थे, इनको 26/11 के हमले के बाद का बयान अपने पार्टी के नेताओं पर सुनना चाहिए कि उस समय लोग क्या कर रहे थे। सवाल ये नहीं है कि उस समय क्या कर रहे थे और आज क्या कहा जाए, लेकिन ये सवाल जरूर है कि इस तरीके की घटनाओं को रोकने में सरकार नाकामयाब जरूर। मैं 3-4 घटना का उदाहरण, और अगर पाकिस्तान की साजिश भारत में कामयाब हो जा रही, पाकिस्तान से आतंकवादी भारत में घुस जा रहे हैं, हमारी एजेंसियां पता नहीं कर पा रही, हमारे सुरक्षा कर्मी उसको रोक नहीं पा रहे हैं, घुसपैठिए लगातार घुस रहे हैं और भारत के अंदर सांप्रदायिक तनाव पैदा करने का प्रयास करे, धार्मिक दंगे कराने का प्रयास करे, ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। भारत के लोग कल भी एकजुट थे, आज भी एकजुट है और आने वाले दिनों भी एकजुट होकर के इसका मुकाबला करेंगे। लेकिन सरकार को चैतन्य होना पड़ेगा, सरकार को सचेत होना पड़ेगा, अपनी इंटरनल इंटेलिजेंस को, बाहरी इंटेलिजेंस को, सबको मजबूत और सशक्त करना पड़ेगा और जहां खामियां हो वहां दूर करने की जरूरत है कि इस तरह की घटनाओं पर रोक लग सके। और डॉक्टर शाहीन, डॉक्टर परवेज, डॉक्टर मुजम्मिल जो हैं आरोपी अभी, उनके बारे में भी कुछ बताएं, कहेंगे? देखिए, जो भी दोषी हो, जब मैंने कहा ना, जितनी घटनाएं मैं लिया हूं, पठानकोट, पुलवामा, पहलगाम या दिल्ली बम ब्लास्ट, जो भी दोषी हो आतंकवादी घटना में, किसी आतंकवादी के साथ कोई सिंपैथी किसी की नहीं होती। ठीक, अच्छी बात। उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। प्रदीप सिंह जी, उनके खिलाफ जिस वक्त देश को एक होने की जरूरत है या एक है, वहां राजनीति क्यों? अगर देश के साथ है तो फिर राजनीति नहीं, अगर राजनीति करनी है तो फिर देश के साथ नहीं। राजनीति इतनी बड़ी कायराना हरकत पर राजनीति कौन कर रहा है? इतनी बेशर्म बात कौन सा राजनीतिक दल करेगा? निश्चित तौर पर यह कायराना हरकत है और किसी भी कीमत पर इनके अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा मिले, इस देश का अंतिम नागरिक भी ये चाहता है। लेकिन बात यह है कि आप बताइए, कोई जिम्मेदारी लेगा कि नहीं लेगा? आप भैया, आज करीब सैकड़ों किलो विस्फोटक दिल्ली की सड़कों पर घूम रहा था, इसकी जिम्मेदारी किसी के पास होगी या नहीं होगी? आप बताइए, फरीदाबाद में सैकड़ों किलो विस्फोटक बरामद होता है, उसके बाद भी कोई जिम्मेदारी नहीं।
और 13 से ज्यादा जाने जाती हैं और भारी मन से देश के प्रधानमंत्री जी भूटान पहुंचते हैं। निश्चित तौर पर हम ये कहते हैं कि आप एक घटना है, कम से 41 जाने जा चुकी हैं अभी पिछले 7 महीनों में। चाहे वो पठान की कोट की बात अब हमारे साथी ने कही, पहलगाम की बात कही, उरी है, लाल किला और लगातार ये घटनाएं हो रही और कोई जिम्मेदारी नहीं ले रहा। जवाब निश्चित तौर पर ऐसे लोग जो इस तरह की कायराना हरकत कर रहे हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, लेकिन देश के गृह मंत्री को इसकी जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा जरूर देना चाहिए। आप बताइए, बिहार के पूरे चुनाव में गृह मंत्री जी, आदरणीय गृह मंत्री जी कह रहे थे कि घुसपैठिए प्रवेश कर चुके हैं, एसआईआर के माध्यम से हम उनका वोट रोकने की कोशिश कर रहे हैं। अरे भाई, जब बिहार में देश के अंदर घुसपैठिए प्रवेश कर चुके हैं, आतंकी लगातार कश्मीर से लेकर दिल्ली तक हमले कर रहे हैं और उसके बाद भी अगर आप कुछ कर नहीं पा रहे हैं, वो पाकिस्तान वाले नहीं है जो दिल्ली में हुआ, उनके आरोपी आपकी पकड़ से दूर प्रदीप सिंह जी, वो पाकिस्तान वाले नहीं है जो दिल्ली में हुआ जी, वो हिंदुस्तान वाले। दिल्ली की सड़कों पर इतना विस्फोटक अगर चल रहा है तो आप बताइए हमारी इंटेलिजेंस फेलियर है या नहीं है? और बिहार में तो साफ कहा ना आपने कि साफ कहा कि घुसपैठिए घुस आए हैं एसआईआर के माध्यम से हम उन्हें उनका वोटिंग राइट छीनने जा रहे हैं। तो स्वीकार किया देश के गृह मंत्री ने कि बिहार में घुसपैठिए घुस आए हैं। यहाँ पर भारत वाले हैं जो भारत के अंदर हैं, वो घुसपैठिए नहीं है, वो हिंदुस्तान वाले हैं। पूरी बातें नहीं, हम लगातार हम पुलवामा से लेकर अभी तक बता रहे हैं, सुन लीजिए पूरी बात, देखिए स्पष्ट बात सुनिए। हम पुलवामा से लेकर पठानकोट, पहलगाम और लाल किले तक की बात कर रहे हैं। हम बिहार ये कह रहे हैं कि मणिपुर पे घटना हो रही है, आप कहीं पर कुछ रोक पाएंगे? आप बताइए, पूरी आप आज दिल्ली की सड़कों पर इतना विस्फोटक अगर टहल रहा है और हमारी इंटेलिजेंस फेल हो रहा है, तो आप बताइए इससे भी बड़ी घटना हो सकती थी। तो निश्चित तौर पर इस तरह की घटना की जिम्मेदारी किसी को तो लेनी होगी। आप बताइए, बॉम्बे ब्लास्ट में किस तरीके से उस समय के मुख्यमंत्री जी किस तरह की बातें कर रहे थे और उस समय के भारत सरकार के गृह मंत्री का इस्तीफा आया था या नहीं आया था? तो आज इतनी जाने जा रही, करीब 7 महीने में 41 जाने जा रही। वो तो मैं तो कह रहा हूं कि वो पाकिस्तान वाले आतंकी थे जो 26/11 हुआ, लेकिन जब 10/11 दिल्ली में हुआ वो हिंदुस्तान वाले थे। मैं आपको कुछ बताना चाह रहा हूं, लेकिन अब ना समझिए तो बात अलग है। डॉक्टर आनंद कुमार जी, सरकार पर आरोप लगे, ठीक है, विपक्ष का जो कहना है कहे। सवाल बार बार कहा जा रहा है कि खुफिया एजेंसियां नाकाम रही। खुफिया एजेंसियां अगर नाकाम रही तो 26/11 जैसे हालात पैदा करने की कोशिश थी। अगर खुफिया एजेंसियां नाकाम रही तो 200 बम धमाके करने की कोशिश थी। अगर 26/11 की तरह पूरा करने की कोशिश थी, खुफिया एजेंसी अगर नाकाम रही, दिल्ली में एक धमाका हुआ लेकिन कई धमाके का प्लान था। खुफिया एजेंसियां नाकाम हुई क्योंकि वो आदतन को ढूंढ रहे थे, व्हाइट कॉलर में जो आतंकी बैठे हैं उनसे डर नहीं था, या कहे कि उन पर कोई शक नहीं था। खुफिया एजेंसियां यहां भी नाकाम है, तो सारी नाकामी सरकार के साथ खुफिया एजेंसी, उसमें हम पुलिस को भी जोड़ सकते हैं सर, क्योंकि सुरक्षा की जिम्मेदारी उस पर भी है विपक्ष के मुताबिक। देखिए, इस पूरे प्रकरण में जिस ढंग से जो सुरक्षा एजेंसीज हैं और पुलिस अधिकारी हैं, पुलिस विभाग के अधिकारी, उन सब ने मिलकर के जिस ढंग से काम किया है वो अपने आप में अद्भुत है। आप कल्पना करिए कि एक डॉक्टर जो है वो रायसेन बना रहा है गुजरात में, वहां से वो पकड़ा जाता है। दूसरा, कहीं पोस्टर लगती है जम्मू कश्मीर में, उसकी जांच होती है और उसके आधार पर फिर ये उमर डॉक्टर का पता लगता है, डॉक्टर शाहीन का पता लगता है जो लखनऊ में थी, डॉक्टर परवेज का पता लगता है। तो इस ढंग से अलग अलग स्थानों पर जो लोग काम कर रहे थे, धीरे धीरे सभी का पता लगा। और ये समय बहुत ज्यादा नहीं था, कितनी तेजी के साथ उन्होंने काम किया होगा कि जम्मू कश्मीर की पुलिस यहाँ आती है, फरीदाबाद में ऑपरेशन करती है हरियाणा पुलिस के सहयोग से,
और यहाँ पर कार्रवाई करती है। पूरा का पूरा मतलब आप देखिए कि सारी एजेंसीज मिल करके विभिन्न स्थानों पर काम कर रही हैं। कल्पना करिए कितने वेपन्स पकड़े गए हैं, कितना एक्सप्लोसिव मटेरियल पकड़ा गया है। यदि ये सब कुछ, मैं तो कह रहा हूं कि 26/11 तो कहा जाए जिस हिसाब से तैयारी थी वो एक ट्रेलर था। अगर ये अपने मंसूबे में कामयाब होते तो हालात क्या होता, उसमें ये भी निकलकर सामने आ रहा है कि कई धार्मिक स्थलों को निशाना बनाना था। अगर उसमें भी कामयाब हो जाते सांप्रदायिक तनाव बढ़ाना था। मकसद कितना बड़ा था, लेकिन फिर भी कहा, फिर भी ये बातें कही जा रही खुफिया एजेंसियां नाकाम है। निश्चित रूप से जो भी सुरक्षा एजेंसीज हैं, पुलिस विभाग के अधिकारी हैं, उन सब ने मिलकर बहुत अच्छे ढंग से काम किया है और उनको मैं इस अवसर पर बधाई भी देता हूं कि उन्होंने सब ने मिलकर इतने बड़े हादसे से, इतने बड़े जो संकट से, इतनी बड़ी चुनौती से इस देश को बचा लिया है। हाँ, दिल्ली में जो इंसिडेंट हुआ बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, 13 लोगों की जान गई, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। हमारे लिए एक एक जान की कीमत है और वो नहीं होना चाहिए था। परंतु आप कल्पना करिए कि इतना बड़ा इंसिडेंट, एक चीज आपसे और कहना चाहेंगे, इतना एक्सप्लोसिव, एक चीज आपसे और भी कहना चाहेंगे, कितना बड़ा इंसिडेंट बचाया है, कितना बड़ा चैलेंज जो है उसको पार किया है डॉक्टर आनंद कुमार जी, डॉक्टर आनंद कुमार जी अब तक सीमा पार से आते थे। अब जो भारत के अंदर है व्हाइट कॉलर, ये डॉक्टर हैं, सारे डॉक्टर्स गैंग है, ये टेरर का डॉक्टर गैंग, उसके बारे में कोई कुछ नहीं बोल रहा है कि पढ़े लिखे लोग, एलीट क्लास, समाज में मान सम्मान जिनका, वो इस दहशतगर्दी में है, इसकी बात तो कोई कर ही नहीं रहा है। बस हाँ, ये कहा जा रहा है खुफिया एजेंसियां नाकाम है। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। ये निश्चित रूप से कि यदि पढ़े लिखे लोग इस ढंग के काम में लगेंगे तो फिर किसके ऊपर भरोसा किया जाए। और डॉक्टर प्रोफेशन अपने आप में इस ढंग का होता है जहां बिना किसी भेदभाव के, बिना ये देखे कि कौन हिंदू कौन मुसलमान, सब लोग वहां पर इलाज कराने के लिए जाते हैं। तो जिसके ऊपर हम इतना भरोसा करते हैं और जिसको भगवान के बाद दूसरा रूप उसे हम मानते हैं कि भगवान के बाद यदि कोई है तो डॉक्टर है जो जीवन दान देता है। यदि, और इसमें दुर्भाग्य से सारे के सारे डॉक्टर्स हैं जो जितने भी अभी तक गिरफ्तार हुए हैं, चाहे वो महिला डॉक्टर हो चाहे पुरुष डॉक्टर हो, सबके सब इस ढंग से डॉक्टर हैं। जिस तरीके से परत खुल रही, बहुत सारी चीज है। पश्चिमी यूपी में तो रिक्रूट सेंटर बनाने की तैयारी थी, शहर से अलग, सहारनपुर, हापुड़, इन जगह से शामली, इन जगह वहां भर्ती किए जाते। मतलब भारत के अंदर पाकिस्तान से आने की जरूरत नहीं है। अब पाकिस्तान के आतंकियों को जरूरत नहीं है भारत को दहलाने के लिए, यही पैदा हो रहे हैं, ये कोई नहीं सोच रहा है। उसके पीछे उद्देश्य था, पाकिस्तान की जो चाल थी वो ये कि अब तक जो भी जहां कहीं भी आतंकवादी गतिविधियां होती थी तो उसमें कहीं ना कहीं पाकिस्तानी इन्वॉल्व होते थे। हाँ, मतलब कल को कुछ हो, पकड़े जाते, कल को कुछ हो, पंडित दीक्षित तो यही कह दिया जाए पाकिस्तान की तरफ से, हमारा तो कोई हाथ ही नहीं था, वो तो भारत के लोग हैं, वहां की सरकार से नाराज है इसलिए ये कर रहे हैं, वहां की आवाम से नाराज है इसलिए कर रहे हैं, वो पीड़ित है, शोषित है, वंचित है। बहुत बहाने हैं पाकिस्तान के पास, लेकिन जो अंदर है, जो भीतर है, उनकी बात कोई नहीं कर रहा है। हाँ, खुफिया एजेंसी नाकाम है और साथ में सरकार भी नाकाम है। अपर्णा दीक्षित जी, देखिए राहुल जी, ये किसी से छिपा नहीं है कि आरएसएस के कितने कार्यालयों की रेकी की गई थी, राम मंदिर को भी निशाना बनाना था, बड़े बड़े नेताओं के घरों की रेकी की गई थी। उस आतंकी के यहाँ से जो डॉक्टर है, सफेद पोस्ट मॉड्यूल पर, जो सफेद पोस्ट मॉड्यूल इसको बोलेंगे हम तो कहेंगे, उस आतंकी के यहाँ से सारी रेकियां हुई और ये मालूमात हुए, और इसी तरीके से हम एक परत तर परत इस तरीके की खोले जा रहे हैं। देखिए, मैं ये कहूंगी कि राजनीति करने से बहुत अच्छा है कि शांत रहें और इस पर कार्रवाई, सरकार पर भरोसा जताएं, यही सबसे बेहतर होगा। सरकार पर उंगलियां उठाने से, माननीय अमित शाह इस्तीफा दें, ये करने से ये परत दर परत नहीं खुलेगी। आप अपने राजनीतिक रोटियां बाद में सेक लीजिएगा, इस मुद्दे पर राष्ट्रीय एकता दिखाइए और पुलवामा हमले की तरफ मत कीजिए, जहां आपकी बाइट भी इस्तेमाल की गई थी विदेशी मीडिया द्वारा, और बहुत तमाम तरीके के जो बयानबाजी हुई थी वो नहीं हो तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि देश को ये बहुत बड़ा आघात मिला। देश दिल्ली का दिल बोलते हैं,
और दिल्ली का, हमारे दिल में अगर किसी ने प्रहार करने की फिर से जो दोबारा जो चेष्टा की है, और कहीं ना कहीं उसमें आप ये मानिए और मैं आपको यकीन दिलाती हूँ, सुरक्षा एजेंसियों ने बड़ा हमला होने से रोका है। इस बात को मैं आपसे इसलिए ज्यादा खुल के नहीं बता सकती क्योंकि ये देश की सुरक्षा का मामला है, और बताऊंगी भी तो बेवकूफाना लगेगा, क्योंकि मीडिया डिबेट्स में अगर जनता को या फिर ये बताने के लिए कि देखिए भारतीय जनता पार्टी कितना निष्पक्ष काम कर रही है, यही बता सकते हैं, ये नहीं बता सकते। साझा कोई जानकारी करना बेवकूफाना हरकत लगती है मुझे, क्योंकि ये राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है। देखिए राहुल जी सिर्फ और सिर्फ यही है कि जनता जो है ना वो राहुल गांधी की तरह नहीं है, वो जनता माननीय नरेंद्र मोदी पर भरोसा जता रही है। लोग कह रहे थे कल तक कि देखिए नरेंद्र मोदी जी बाहर घूम रहे हैं, अब वापस आए और उनसे मिले। अब राहुल गांधी से पूछ लिया जाए, उनसे ये पूछूं कि राहुल गांधी जी वहां जा रहे थे और अब लंदन नहीं, ऐसी बातें ना की, ऐसी बातें ना, ये बातें बेकार भी और बेबुनियाद लगती है। मुझे लगता है कि ऐसे मामलों में गंभीरता दिखानी चाहिए राहुल जी। निश्चित तौर पर इतनी बेशर्म राजनीति अगर कोई कर सकता है तो वो भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। आज आपके अरे तो आप सुनिए नीति जी, सुनिए, आप आतंकियों के केस लेने की वापस नहीं, मैं देखो पुरानी बातें नहीं करना चाहती, फिर मैं आप बोलो नहीं, वो कांग्रेस वाले हैं, कांग्रेस वाले हैं अपर्णा जी, कांग्रेस वाले हैं, कांग्रेस वाले अपर्णा जी, प्रदीप सिंह जी, सुरक्षा एजेंसी क्या काम कर रही है? जानकारी है ये लोग नागरिक को इस बात की ये लोग जो आतंकियों के केस वापस लेने की बात कर रहे थे, हाईकोर्ट ने इंटरवीन किया तब रुके। ऐसे लोगों से मुझे नहीं देखना है कि सुरक्षा एजेंसियां क्या काम करेगी, और वो ज्ञान भी ना दे फालतू का यहाँ पर बैठ के। इस्तीफा मांग रहा है, अगर एक कह रहा है आपकी ज्ञान की जरूरत नहीं है, जो सुरक्षा एजेंसियों ने जो करके दिखाया है ना, आपको पता भी है और आपको मालूम भी होगा, फिर भी नहीं आप बोलोगे। पूरे देश में बहुत बड़ी घटना टल गई है। ठीक है कीर्ति निधि जी, भरोसा रखिए खुफिया एजेंसियों पर, भरोसा रखिए सरकार पर। ने घोषणात्मक तरीके से ये बात कही है, कीर्ति निधि पांडे जी उसके पास है, वो भरोसा तो करेंगे। बताया तो मैं तो कह रहा हूं कि आपको 2-3 घटनाओं का मैं जिक्र किया हूं। क्या आप हमको बता सकते हैं कि पुलवामा हमले में 100 किलो आरडीएक्स कैसे आया? इस बात का खुलासा हो पाया? वैसे जैसे फरीदाबाद में आया वैसे ही आ सकता है। अरे तो आया ना। हाँ आया, मैं भी कह रहा हूँ पुलवामा में नहीं पता चल पाया तो फिर फरीदाबाद में आया। तो एजेंसियां देखिए, अगर कोई बड़ा घटना रोक दिया एजेंसी ने तो बेहतर काम किया, लेकिन घटना तो घटा, इसके लिए जिम्मेदार कौन? जो बेहतर हुआ उसके लिए आप शाबाशी चाहते हैं, जो घटनाएं घटी उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? आखिर ये घटना घटी कैसे? इतना आरडीएक्स दिल्ली के अगल बगल घूम कैसे रहा, कैसे आया? नहीं, जिन पर कार्रवाई होती कल को कार्रवाई होने लगेगी तो फिर यही कहा जाने लगेगा फला समाज के फला धर्म के लोगों को परेशान किया जा रहा है। अरे भाई ऐसा आप राहुल जी मिसगाइड मत करिए। अच्छा, मिसगाइड कर रहे हैं हम? मैं कह रहा हूं कि आप गाड़ियां चेक होती हैं, बॉर्डर्स पे गाड़ियां चेक होती हैं, लगातार पुलिस चौराहे गाड़ी चेक करती है। आखिर इतनी बड़ी चेकिंग के बाद भी, व्यवस्था के बाद भी आरडीएक्स भारत के अंदर बड़े पैमाने पर अगर आ रहा है, पुलवामा में सीआरपीएफ के जवान शहीद हुए, 100 किलो आरडीएक्स कार किसकी थी, कहां से आया, आज तक नहीं पता चला। भरोसा तो हम करते सरकार पे। सही बात। सरकार भी तो जनता को अपने भरोसे मिले, बताए तो जनता को। प्रदीप सिंह जी, किसी भी घटना के बाद जितनी चर्चा होती उसके बाद खुलासा उसको नहीं करती सरकार। प्रदीप सिंह जी, आपको तो भरोसा ही नहीं होगा सरकार पर, ना कीजिए, खुफिया एजेंसियों पर तो कीजिए जो दिन रात काम करती रहती भारत को सुरक्षित रखने के लिए, कि वो भी काम नहीं कर रही हैं। तो निश्चित तौर पर बार बार हम ये कह रहे हैं कि इससे बड़ी घटना हो सकती है, तो ये कायराना हरकत है, इसमें आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। लेकिन अगर दिल्ली में इतना विस्फोटक टहल रहा है तो इस पर जिम्मेदारी किसी की होगी, नहीं होगी? आज अभी पहलगाम की चर्चा हो रही थी, पुलवामा की चर्चा हो रही थी, वो आईपीएस देवेंद्र सिंह कहाँ है, किसी को जानकारी है क्या? उसकी जमानत हो गई है और वो कहाँ पे पोस्ट है, वो इसकी जानकारी देश को है क्या? भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से करिए, उनके पास तो पूरी जानकारी है। उन्होंने बताया कि वो जो जानकारी उनके पास है, अगर वो बता देंगी तो देश की सुरक्षा को खतरा हो जाएगा, इसलिए वो ना बताएं, क्योंकि अगर आपके चैनल पर, सम्मानित चैनल पर उन्होंने बता दिया कि तो सुरक्षा को खतरा है, उन्हें पूरी जानकारी है और देश के गृह मंत्री को जानकारी नहीं कि इतना विस्फोटक इस राजधानी में टहल रहा है।
तो निश्चित तौर पर ये जिम्मेदारी किसी न किसी को लेनी चाहिए, क्योंकि ये इस बात की जानकारी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को, जो इस समय हमारे साथ चर्चा में बैठी, उनके पास है। तो निश्चित तौर पर हम कहते हैं कि गृह मंत्री को जवाब दे आना चाहिए, देश के सामने जवाब देना चाहिए और उन आतंकवादियों और उनकी तह तक जाना चाहिए कि ऐसे लोगों की गिरफ्तारी होनी चाहिए और कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। उस समाज को क्या कहेंगे? एक मिनट अपर्णा जी, प्रदीप सिंह जी, उस समाज को क्या कहेंगे जो हमेशा आतंकवादी गतिविधियों में शामिल होता है? आतंकवादी होता है। निश्चित तौर पर ऐसी कायराना हरकत करने वालों को समाज में जगह ही नहीं है। चाहे यहाँ की बात हो, चाहे पहलगाम की बात हो, चाहे पुलवामा की बात हो, चाहे उरी की बात हो, चाहे कंधार की बात हो, चाहे संसद पर हमला हो, चाहे पठानकोट पे हमला हो, चाहे कारगिल पे हो, चाहे अमरनाथ पे हो। तो फिर कुछ लोगों के लिए क्यों मेरा इसलिए सवाल है, जिन सरकारों में ये हुआ है, प्रदीप सिंह जी, सरकारों में ये हुआ है, मेरा ये सवाल है, मेरा ये सवाल है, हमला रहा, अक्षरधाम हमला रहा, कंधार पे हो, उरी पे हो, लाल किले पे हो, पुलवामा पे हो, पहलगाम पे हो, पठानकोट पे हो, तो फिर सुप्रीम कोर्ट जाने की जरूरत क्यों पड़ती है? फिर आधी रात में सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा क्यों खटखटाना पड़ता है? नारे क्यों लगाए जाते हैं इस देश में? नहीं, इस पे कोई सुप्रीम कोर्ट जा रहा है क्या? नहीं, मैं पूछ रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट जा रहा है क्या? आपने सारे आतंकवादियों को अगर हमारी सुरक्षा एजेंसी आतंकवादियों को पकड़ रही है, महिमा मंडन कौन करता है? जा रहा है क्या? इस बात को केवल भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता छिपा रहे हैं। मैं बीजेपी की बात, ना मैं बीजेपी, ना कांग्रेस, ना समाजवादी पार्टी, ना पक्ष, ना विपक्ष, मैं आपके चैनल पर इन्होंने बता दिया। मैं आपसे सवाल कर रहा हूं प्रदीप जी, आप उनको कहिए जो कहना है। घोषणा की मेरा सवाल सीधा था कि महिमा मंडन फिर क्यों किया जाता है? अरे आपके महिमा मंडन क्यों किया जाता है प्रदीप जी, महिमा मंडन क्यों किया जाता है? तो देश की, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि चाहे वो कम पढ़े लिखे हो, चाहे ज्यादा पढ़े लिखे हो, मानसिकता एक ही है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का दो टूक में जुड़ने के लिए। खुलासे हो रहे हैं और जो खुलासा हुआ है वह आपको अचंभित कर देगा। 26/11 जैसे हमला, लेकिन वो तो फिल्म थी। 200 से ज्यादा धमाके हुए थे। किस तरीके से हथियारों से गोलियां चलनी थी, धार्मिक स्थलों को निशाना बनाना था, इसके बाद सांप्रदायिक तनाव फैलाना था, ये मकसद। और कहां से? पाकिस्तान से। किसे रिक्रूट किया गया? जो आपके हिंदुस्तान में बैठे एलीट क्लास डॉक्टर्स गैंग, उन्हें। सोचिए अगर अपने मंसूबे में कामयाब होते तो क्या स्थिति होती। हाँ, ये बार बार कहा जा रहा है सरकार नाकाम, कहिए, क्योंकि पक्ष और विपक्ष का यह मुद्दा है। खुफिया एजेंसियों को भी लपेटा जा रहा है कि नाकाम। सोचिए अगर 26/11 जैसा हमला होता तो क्या स्थिति इस देश में पैदा होती। दो टूक में इतना ही। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।